हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता क्या है और प्रोफेसर स्कूम्पीटर सर जो है इसमें इनकी क्या भूमिका है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, व्हाट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट। सो सबसे पहले जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस दिया था वो थे प्रोफेसर स्कूम्पीटर सर। प्रोफेसर स्कूम्पीटर सर ने कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस and spontaneous change in a stationary stage which permanently changes the already established equilibrium stage। स्टेशनरी स्टेज क्या है जो उन्होंने बताया था वो मैं फर्दर अभी आगे डिस्कस करूंगा। बाकी जो इन्होंने कहा था उसका मतलब समझ लीजिए। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस चेंज, ये एक लगातार प्रोसेस है, ना रुकने वाला प्रोसेस है। और ये किसको चेंज कर देता है, परमानेंटली चेंज कर देता है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। लेट अस सपोज कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मेट्रो बन रही है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे रोड है, नॉर्मल पहले से रोड है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में है। बट अब वहाँ पे मेट्रो बन गई है, ऊपर से मेट्रो गई है, पिलर्स खड़े हुए हैं, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो चेंज हो गई है। किसके बनने से? मेट्रो के बनने से। सो ये प्रोफेसर स्कूम्पीटर सर ने बताया था। दूसरा बताया था मिसेस उर्सुला हिक्स ने। मिसेस उर्सुला हिक्स ने, हाँ, दूसरा बताया था मिसेस उर्सुला हिक्स ने। इन्होंने बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इन्होंने क्या बताया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डील करता है किसकी प्रॉब्लम्स के साथ? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डील करता है किसकी प्रॉब्लम्स के साथ? डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो प्रोफेसर उर्सुला हिक्स मैम ने, मिसेस उर्सुला हिक्स मैम ने ये बताया था डिफरेंस किसके बीच? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बीच। लास्ट थे प्रोफेसर मेडिसिन, उन्होंने भी कहा था, प्रोफेसर मेडिसिन सबकी अपनी अपनी अलग डेफिनेशन है रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोफेसर मेडिसिन सर ने कहा था कि राइज इन द नेशनल इनकम इन द पुअर कंट्रीज, देन इट बिकम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट पुअर कंट्रीज, एंड राइज इन द नेशनल इनकम ऑफ इन द रिच कंट्रीज, इट बिकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री, रिच कंट्रीज। सो दिस इज इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई, काफ़ी मॉडिफाई करके बताई थी प्रोफेसर मेडिसिन ने। आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कि कैसे पता चलेगा कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप और या इकोनॉमिकली ग्रोथ में जा रही है। तो उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जा रही है। बट ये नेशनल इनकम इज नॉट द सोल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, तभी क्या आया? पर कैपिटा इनकम इन्होंने बताया। फर्दर इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि पर कैपिटा इनकम इज द सोल इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। बट इसके में भी एक शॉर्ट कमिंग थी। शॉर्ट कमिंग क्या थी? कि इससे वेल्थ कंसंट्रेशन कुछ ही हाथों में चला जाता है, वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा था। मीन्स जो कंट्री की वेल्थ है वो कुछ ही कैपिटलिस्ट या कुछ ही बड़े लोगों के हाथ में था, बाकी जो पुअर लोग थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये पर कैपिटा इनकम की शॉर्ट कमिंग थी, तो ये भी चला गया। थर्ड जो है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो ये बताती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में राइज हो रहा है कंट्री के पीपल में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मीन्स लोगों के रहन सहन का तरीका और अच्छा हो रहा है आज से पहले से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें अभी तक का ये तीन पैरामीटर्स थे जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या नहीं है। तो इस पे कई सारी थ्योरीज भी हैं रिगार्डिंग दिस। फर्स्टली वी विल डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ, सर एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कब दी, कहाँ दी? कहीं पे तो दी होगी, किसमें दी?
अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस फॉर द वेल्थ ऑफ द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस फॉर द वेल्थ ऑफ द नेशन कब 1776 में दी। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस फॉर द वेल्थ ऑफ द नेशन। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया सबसे पहला पॉइंट कि एडम स्मिथ सर जो थे उन्होंने बिलीव किया नेचुरल साइंसेस पे। किस पे बिलीव किया? नेचुरल साइंसेस पे। बच्चों मैं नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा, इफ़ यू वांट आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट मेरा ये फोकस रहता है कि बच्चे के माइंड में आना चाहिए। यहाँ पे तो कॉपी में तो रहेगा ही हमेशा, अगर कॉपी में रहा मान लीजिए कॉपी खो गई तब क्या करेंगे। सो बच्चों के माइंड में रहना चाहिए। सो नेचुरल साइंसेस पे इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था वो नेचुरल साइंसेस का दिया था। इन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द कंट्री। If agriculture sector flourish, then all other sector means industry. इन्होंने कहा था कि इनके सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल साइंसेस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। आखिर नेचुरल साइंसेस पे बिलीव क्यों करते थे? क्योंकि ये फिजियोक्रेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? एडम स्मिथ सर फिजियोक्रेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए नेचुरल साइंसेस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। और नेचुरल साइंसेस में इन्होंने सबसे ज़्यादा कंसिडर किया कि एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इफ एग्रीकल्चर सेक्टर विल फ्लोरिश, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर एंड ऑल अदर सेक्टर्स विल ऑटोमेटिकली फ्लोरिश। ये एडम स्मिथ सर का मानना था। दूसरा ये बिलीव करते थे इंडिपेंडेंट एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ अ वर्कर। उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट का रोल प्रोडक्शन प्रोसेस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस, एडम स्मिथ सर का ये मानना था कि अगर गवर्नमेंट का रोल प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगी लेबर्स को काम करने के लिए, एंड इफ लेबर्स अगर रिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे। तो उनका ये मानना था कि इंडिपेंडेंट एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ वर्कर होना चाहिए ताकि वो अपनी मैक्सिमम एबिलिटी से काम करें और प्रोडक्शन को हाई राइज करते रहें। और ये भी बात थी उनका, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। 3 पिलर्स हैं जिस पर इनकी थ्योरी डिपेंड करती है। 3 पिलर्स हैं। हाँ, वो 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स जिन पे सर की एडम स्मिथ सर की थ्योरी डिपेंड करती है। सबसे पहला वही है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल एक्यूमुलेशन। अभी तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, and the third one, size of the market. साइज ऑफ द मार्केट में यहाँ से मेरा मतलब है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि देश में सिर्फ एक ही बाजार होता है जिसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसके लिए अलग से बताऊंगा आपको, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। सो 3 पिलर्स पर डिपेंड करती थी। क्या है वो? कैपिटल एक्यूमुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड साइज ऑफ द मार्केट। बात करते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन की। अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन है क्या? Capital accumulation is the most important component of economic development. Capital accumulation is the first step towards the economic development. How? क्योंकि capital accumulation से capital formation, मतलब capital accumulation का दूसरा synonyms कह लो कि capital formation होता है। जब capital formation होगा तो investment बढ़ेगा, जब investment बढ़ेगा तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वर्कर्स काम पे आएंगे, वर्कर्स ज़्यादा काम पे आएंगे तो उनको वेजेस हाई मिलेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा और जिससे कंट्री की नेशनल इनकम राइज होगी। सो दिस इज व्हाट द कैपिटल accumulation. This is and it is the first step towards the economic development and it is the most important step towards the economic development. इसके 2 फीचर्स हैं। पहला फीचर्स इससे क्या होता है? It buy goods for maintenance of worker and goods used
प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल एक्यूमुलेशन के जो दो फीचर हैं, जो दो मेन फीचर हैं, वो ये हैं कि वो गुड्स यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो मेंटेनेंस गुड फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्कर, मैं ऐड करूँगा गुड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है गुड्स यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्कर्स का मतलब यहाँ पे ये है जो वो गुड जो वर्कर को गुड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ, हाँ भाई सही, गुड्स यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वर्कर, यहाँ पे ये मतलब है कि वर्कर विल वर्क फ्रीली, वर्कर विल वर्क विद दोज गुड्स जो उनको मेंटेन करेगा, तो वर्कर फ्रीली काम करेंगे और प्रोडक्शन हाई होगा। और दूसरा पॉइंट है गुड यूज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, जो गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होगा, जैसे कि कई सारी मशीन से जो प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनके दो फैक्टर्स हैं। पहला क्या, गुड यूज फॉर द मेंटेनेंस, जो वो गुड्स वो कैपिटल फॉर्मेशन से वो गुड खरीदे जाएंगे जो मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होंगे, किसके, मशीन्स के, जो भी कैपिटल जरूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होगा उसके जो मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगा, वो गुड्स की यहाँ पर बात हो रही है। राइट, गुड यूज फॉर मेंटेनेंस। सेकेंड, गुड्स यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इसके दो फीचर्स हैं। किस पे कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, सबसे पहले गुड्स यूज फॉर मेंटेनेंस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीन्स वगैरह कुछ भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वर्किंग एबिलिटी से प्रोडक्शन हिंडर हो सकता है। एंड द सेकेंड वन इज गुड यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, वेरी सिंपल है। इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड अपॉन सेविंग। कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड on saving which is done by only two peoples, landlord, capitalist. Saving depend upon, capital accumulation depend upon saving, and saving is done by only two people, landlord and capitalist. Why only saving is being saving depend upon two people, landlord and capitalist? Because जो लेबर्स हैं उनको वेजेस कम मिलता है, जो भी वेजेस वो मिलता है वो अपनी पूरी वेजेस कंजप्शन पे स्पेंड कर देते हैं, वो सेविंग्स बहुत ही कम कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑफ Adam Smith sir defines as. Second point I would like to say here, division of labor. Division of labor. Adam Smith sir considered the division of labor as the main component for the economic growth. इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को मेन कंपोनेंट बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ में। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज़ बीइंग डिफाइंड बाय इट्स नेम इटसेल्फ। ये डिवीजन ऑफ लेबर, लाइक जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, टेक्नीशियन है टेक्नीशियन का काम करेगा, वो है लेबर है मिस्त्री है, वो लोग उसमें अपना स्पेशलिस्ट हैं, उनसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर से। इन्होंने ये भी बताया डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन। अगर हम लोग डेली कोई एक काम कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद उसमें हम लोग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और वो उससे अच्छा काम, हम लोग से अच्छा काम वो वाला कोई नहीं कर पाएगा। सो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर टेल्स अस। एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर। किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? डिवीजन ऑफ लेबर पे। इसके तीन बेनिफिट्स हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहला टाइम सेविंग, ऑब्वियसली कोई स्पेशलिस्ट काम करेगा तो टाइम तो सेव होगा ही, रादर देन कोई न्यू कमर गया तो उससे स्पेशलिस्ट काम करेगा तो टाइम सेव होगा ही। अपग्रेडेशन इन द स्किल्स ऑफ द वर्कर, अब डेली काम करेगा कोई भी तो उसमें स्किल्स में अपग्रेडेशन हो जाएगा।
एंड थर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. This is the three benefits of the division of labor. Which are these three benefits of the division of labor? नौ बात कर लेते हैं किस किस पर डिपेंड करता है. डिवीजन ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन quantity of capital, size of the market. दो चीजों पर डिपेंड करता है. सो डिवीजन ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ द मार्केट. किस किस पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ कैपिटल और साइज ऑफ द मार्केट. क्यों करता है? एग्जांपल से समझिए. बेटा सपोज कि आपको एक घर बनाना है. अब घर बनाना है तो आपको कौन चाहिए? लेबर और मिस्त्री चाहिए घर बनाने के लिए. तो आप मार्केट पे गए. बेटा सपोज आप ही जैसे 4 लोग और आ गए, तो वहाँ पे बचा क्या है? एक मिस्त्री, 2 लेबर. अब वहाँ 4 लोग आ गए, उनको भी घर बनवाना है, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड हाई हो जाएगी. तो ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मार्केट. अब मार्केट का जो साइज है उस पर डिपेंड करेगा डिवीजन ऑफ लेबर. दूसरा क्या है? क्वांटिटी ऑफ कैपिटल. अब आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, उसी से आपको घर बनवाना है. 15,000 की गिट्टी आ गई, 15,000 की मोरम आ गई, 5,000 की सीमेंट, 5,000 का आपका सरिया आ गया, स्टील वगैरह जो कुछ भी लगता है उसमें. बाकी बचे 10,000 रुपये. 10,000 रुपये का आपको लेबर में इस्तेमाल करना है. तो दिस इज व्हाट द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल से है. तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो इसी के तहत ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया. और बहुत बड़ी गाथा लिखी हुई है किताबों में. इफ़ यू वांट यू कैन रीड, बट मैंने आपको उसका एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया है. ओके अब आगे बात करते हैं. एडम स्मिथ सर ने एजेंट्स ऑफ ग्रोथ भी बताए हैं. एजेंट ऑफ ग्रोथ कौन कौन? 3 पीपल. फार्मर, प्रोड्यूसर, traders. These are the agents of growth being explained by Sir Adam Smith. ये 3 एजेंट्स ऑफ ग्रोथ होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. किसके द्वारा डिफाइन किए गए हैं? एडम स्मिथ सर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं. एट लास्ट एडम स्मिथ सर डिस्कस्ड अबाउट स्टेशनरी स्टेज. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं स्टेशनरी स्टेज के बारे में अगले में बताऊंगा. तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेज. स्टेशनरी स्टेज आखिर होती क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. अकॉर्डिंग टू डी एडम स्मिथ, सबकी अपनी अपनी स्टेशनरी स्टेज है. जितने भी आगे इकोनॉमिस्ट आएंगे उन सबकी अलग अलग स्टेशनरी स्टेज है. तो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू दी एडम स्मिथ हम लोग बताएंगे स्टेशनरी स्टेज इनकी क्या होती है. उसके पहले एडम स्मिथ सर ने ये बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है. क्यूमुलेटिव का मतलब, लेट अस सपोज आपके यहाँ पे फोड़ा हो गया है. फोड़ा हो गया है तो अगर आपने इसका इलाज या दवाई नहीं खरीदी तो धीरे धीरे इसका असर पूरे हाथ में होगा, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में, और जिससे आपकी पूरी शरीर इफेक्ट होगी. सो दिस इज व्हाट द क्यूमुलेटिव प्रोसेस है. कि अगर क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, अगर एग्रीकल्चर फ्लोरिश हो रहा है तो धीरे धीरे उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर भी फ्लोरिश होगा, फिर उसके बाद बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं फ्लोरिश होंगे. अब इसके तहत एक स्टेशनरी स्टेज एडम स्मिथ सर ने बताई थी. आखिर स्टेशनरी स्टेज किसी भी इकोनॉमी में कब आती है? तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट अस सपोज 2 कंपनी है. मान लीजिए जैसे जियो है, अभी तो उसकी मोनोपोली चल रही है टेलीकॉम सेक्टर में, और मान लीजिए कि एयरटेल भी आ गई, उसने भी अपने प्राइसेस कम कर दिए. तो क्या होगा? दोनों के बीच कंपटीशन होगा. कंपटीशन से दोनों के बीच प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम होगा. तो सबसे पहला पॉइंट स्टेशनरी स्टेज में क्या था? प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम. जब प्रॉफिट मिनिमम होगा
इन्वेस्टमेंट लो होगी। एक साइकिल है, बस उसी के तहत आपको जो है रिमेंबर रखना है। प्रॉफिट मिनिमम, इन्वेस्टमेंट लो, लो कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा भाई? वही कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कहते हैं बाद में। लो कैपिटल फॉर्मेशन, अब जब लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो वेजेस भी लोगों को कम मिलेंगे। किसको? लेबर्स को जो काम करेंगे। वेजेस, सब्सिस्टेंस लेवल। अब जब सब्सिस्टेंस लेवल पे वेजेस मिलेंगी तो उनका प्रोडक्शन लो हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम लो होगी उसके पहले। पर कैपिटा इनकम विल इफेक्ट। पर कैपिटा इनकम के लो होने से एडम स्मिथ सर ने बताया था पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी। मींस पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी भाई ज़्यादा, मतलब बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी इसका भी मैं बताता हूँ रीजन। मान लीजिए कि प्रॉफिट मिनिमम है, इन्वेस्टमेंट लो है, लो कैपिटल फॉर्मेशन। इफ प्रॉफिट इज मिनिमम, इन्वेस्टमेंट इज लो, कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो लो, वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे मिल रही, वेजेस उसको उतनी मिल रही कि वो अपना बस भरण पोषण कर सकता है। अब जब ऐसा होगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। अब जब वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो अपनी घर की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि 4 बच्चे डेली 300 रुपये का काम, पर डे 1200 रुपये घर में। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसे करेगी। सो जब वेजेस सब्सटेंसेस लेवल पे मिलेगी, लेकिन अगर यही वेजेस हाई मिलने लगे तो वो भी उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनके बच्चे अच्छे एजुकेट होंगे। सो वो बात की बात है। सो जब वेजेस सब्सिस्टेंस स्टेशनरी स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल पे मिलेगी तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम लो होगी और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। मींस वी कैन से कांस्टेंट। जब पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी, प्रोडक्शन लो, इकोनॉमी में प्रोडक्शन लो होगा। तो जब प्रोडक्शन लो होगा, इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री या इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल also will gradually grow at low percentage। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो होगा उसी समय स्टेशनरी स्टेज आ जाएगी। ये है प्रोसेस स्टेशनरी स्टेज का। प्रॉफिट मिनिमम, इन्वेस्टमेंट लो, लो कैपिटल फॉर्मेशन, वेजेस सब्सिस्टेंस लेवल, पर कैपिटा इनकम लो, population constant, production low, economic development low, stationary stage, and economy of that particular country will go stagnant, मतलब ठहर सी जाएगी। This was the process of stationary stage being described by Sir Adam Smith in his book Inquiry into